ख़याबान अदब में मुमताज़ फ़िक्शन राइटर और दानिश्वर शब्बीर अहमद साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। आप बड़े सरकारी ओहदे से सुबुकदोश हुए हैं कलकत्ते से, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि सरकारी बड़ा ऑफिसर होना तो एक अलग बात है, लेकिन एक बड़ा अदीब होना भी अगर उसमें शामिल हो जाए तो वो और बड़ी बात होती है। शब्बीर अहमद साहब को बचपन से लिखने और पढ़ने का शौक़, जो आइडियल आपके रहे वो टैगोर और नज़रुल इस्लाम। बहुत कुछ आपने लिखा। बच्चों को जब टैगोर हैं तो टैगोर के लिहाज से बच्चों की कहानियों को, यानी काबुलीवाला जैसे लोगों को अपना आइडियल बनाकर बच्चों पर कहानियाँ लिखी, तर्जुमे किए। फिर तर्जुमे आपने बांग्ला अदब की कई तर्जुमे किए जो बहुत बड़े इदारों से पब्लिश हुए। आपने कहानी और तर्जुमे के अलावा एक नई जिद्दत पैदा की, और वो ये कि रिपोर्टाज को खाके की शक्ल में दे दिया। और जैसे अली सरदार जाफरी ने लखनऊ की 5 रातें लिखी थी, आपने हमारे सामने, उर्दू वालों के सामने गालिब की दिल्ली को 8 दिन के ज़ाविये में पेश कर दिया। ऐसे ही आपने अपने नावलों में पेश किया है। आज जो यहाँ मज़ाकरा और रस्म इजरा हो रही है उसी के ताल्लुक़ से होगी। रस्म इजरा आपकी बेदी पर आने वाली बेहतरीन किताब पर होगी, और जुगबानी जो बेहतरीन नावल है और जो हमारे शुमारे में भी जिसका जिक्र आ चुका है सीमा में, उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। आप चूँकि चैनल में अपने यहाँ आपका चैनल चलता है और आप बेहद आपका मशहूर खुर्शीद साहब चैनल है, और ख़ास तौर से बीए के तलबा, एमए के तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये बेहद आम है और बहुत मकबूल हो रहा है पूरी उर्दू दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी उर्दू दुनिया में। तो मेरी आपसे दरख्वास्त की थी और आप सभी की शब्बीर अहमद साहब कि ताकि तमाम तलबा और रिसर्च स्कॉलर तक सिर्फ ये बात पहुंच सके कि बेदी के अफसानों को आपने अपने अंदाज में किस तरह से महसूस किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सगीर इब्राहिम साहब, आपने यहाँ बुलाया और इज्जत बख्शी और ये मौका फ़राहम किया कि मैं अपनी बात रख सकूं। देखिए, ऐसा है कि बेदी शुरू से ही मेरा बहुत पसंदीदा अफ़साना निगार रहा है। बेदी को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे अंदर में कुछ है जो खुद बेदी की शक्ल में बहुत सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद थी मेरे अंदर में, तख्लीकी हिसाब से भी समझिए। ये एक इत्तेफ़ाकी समझ सकते हैं आप इसको। बल्कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे नाक़िद, आप वाकिफ़ होंगे, मकसूद दानी से भी वाकिफ़ होंगे आप। वो तो बहुत सारे मौक़े में कहते थे जब मेरे अफ़साने पढ़ते थे कि आज शब्बीर अहमद तो आज के दौर का बेदी है। कई जगह लिखा भी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत जाहिर बात है, जिनके साथ इतनी सिमिलरिटी हो तो उनकी चीज़ों को पढ़ कर के और भी हम चाहेंगे कि अपने जो स्कॉलर हैं हमारे, जो और जो उर्दू अदब के दूसरे तलबा हैं, वो लोग भी हम उनसे शेयर कर सकें अपने महसूसात को। तो इसके सामने रखते हुए मैंने वो बेदी को पढ़ा। मैंने पढ़ता रहा, शुरू से ही था, लेकिन सोचा कि इसको तहरीरी शक्ल में, किताबी शक्ल में मैं सामने लाऊं। मैंने इस किताब को सामने लाने से पहले बहुत सारी किताबें बेदी पर लिखी गई थी। मैंने उनको तमाम किताबों को मैंने मोर और लेस पढ़ा, तो देखा कि सब किताबों में कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं कोई एक तरह से एक ख़ास मैंने मरबूत होकर के तमाम चीज़ों का अहाता नहीं कर पा रही तमाम किताबें, और किसी में कुछ है तज़ियाती मुताला है तो किसी में कुछ चीज़ की कमी है। तो मैंने सोचा कि ऐसा किया जाए कि एक ऐसी चीज़ सामने लाई जाए जिससे पढ़ने वाले कोई किताब जब हाथ में आए तो लगे बेदी उसके हाथ में है, ऐसा महसूस हो उसको। वेरी गुड। तो उसमें मैंने पूरे हिंदुस्तान गीत पैमाने पर जितने भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके तमाम सिलेबस को मैंने घाटा, और घाटने के बाद देखा कि कौन कौन से अफसाने तमाम यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से मैंने 14 अफसाने इकट्ठा किए कि 14 अफसाने ही घूम फिर करके वो
आते हैं वहाँ पे। तो मैंने उन 14 अफसानों को पहले सोचा कि मैं इनका सिर्फ तजज़िया पेश कर दूँ, फिर लगा कि सिर्फ तजज़िया पेश करने से तो मामला फिर आएगा फ़ौरन कि मैं तजज़िया पढ़ने के बाद टेक्स्ट कहाँ, तो फिर वो बात अधूरी रह जाएगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें वो टेक्स्ट भी, वो अफसाना भी शामिल कर दिया जाए। दोनों चीज़ें भी। हाँ, कि बच्चे पढ़ने वालों को लगे कि सब कुछ हाथ इन हैंड मिल जा रहा है उनको। उसके बाद में 14 अफसानों का जब मैंने अलग अलग तजज़िया किया, तब मुझको बात आई कि भाई इनके अंदर तो बहुत सारी खूबियाँ भी हैं। जैसा कि वो बेदी जब एक चादर मैली सी जब लिखा था वो नॉवेलेट, तो उसमें तो मेन फोकस था एक फेमिनिज्म के ऊपर में। मेन फोकस उनका वही है कि भाई एक औरत का मामला क्या है, और रस्म जो है पंजाब में चादर का मामला है, और मामला असल में वो कुर्बान तो होती ही औरत ही। बिल्कुल। जज्बात तो उसके ही मजरू होते हैं, मकसद तो वहाँ पर ये था। तो हमारी रवायतों में ऐसा होता है कि औरत को ही ज़्यादा कुर्बानी का या बलि का बकरा बनना पड़ता है। तो उसके अफसानों में वो पहलू अफसानों में है या नहीं उन पे, तो उसको मैंने तलाश किया। चाहे आप वो अफसाना जो है लाजवंती, यस। तो वो लाजवंती पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि ये तो फेमिनिस्ट का मामला है। भाई देखिए, जो भी मामला हो, लेकिन मर्द क्या चाह रहा है कि औरत चाह रही है कि ये मुझको पहले की तरह मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं होता है, मुझको मारता क्यों नहीं है। तो उसके जज्बात जो है कहीं ना कहीं वो मजरूह हो रहे हैं कि मैं इसलिए कि मैं दूसरे के यहाँ से आ रही हूँ। तो औरत की जो इस्मत है, जो उसकी इज़्ज़त है, वो कहीं ना कहीं हमारे मर्द के जहन में वो बहुत अहमियत के हामिल हो जाते हैं। उसकी शख्सियत अहमियत के हामिल नहीं है। ये नहीं देख रहा है कि वो कहाँ से ज़िंदा मर के बच के आई है, लेकिन वो इसलिए उसकी देवी मांग रहा है कि वो लग रहा है कि देवी है, लेकिन बीवी मानने के लिए शायद कहीं ना कहीं वो तैयार नहीं हो रहा। हालांकि उसके लिए उसने बहुत कोशिश की, बहुत मिशन चलाया कि भाई जो औरतें वहाँ से आएंगी उसको फिर से आबाद करेंगे। तो इस तरह की बातें हैं जो फेमिनिस्टिक मामला है कि औरतों के जज्बात की कदर करने के लिए हमारा समाज तैयार नहीं है। तो ये राजबंती है। इसी तरह कोक जली देख लीजिए आप, कोक जली की बात आ गई। कोक जली में भी देखिए, आप पढ़ने वाले समझेंगे कोक जली में एक बच्चा पेट में होगा और उसका बच्चा नहीं होगा, लेकिन अफसाने को किस तरह ट्विस्ट देता है। उसका बच्चा तो जवान है, शराबी हो गया। तो कोक जली के मतलब देखिए, एक वो उस उम्र में औरत पहुंची हुई है, तो उसके अपने बच्चे का दुख है कि ये बच्चा जो है हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, और कुछ ऐसे वो लाइन पे जा चुका है जहाँ पर बहुत ख़राब बीमारी का मामला शिकार हो गया, जो आमतौर पर हमारे यहाँ पर। तो वो कोगली है, उसके देखिए, वरना वो ज़्यादा किसी का बच्चा खो गया है ये मामला इस तरह का वो देख सकते थे। लेकिन कोक जली का जो उन्होंने अनुमान दिया है और उनका जो कंटेंट है वो बहुत काबिल तवज्जो है। वो किस अंदाज से उसको डील किया उनको। नफ्सियात के दुनिया भाई कहते हैं कि वो तो नफ्सियात का माहिर थे। वो बेशक नफ्सियात, चाहे वो बच्चों का नफ्सियात देखिए तो भोला देख लीजिए आप, औरतों का नफ्सियात देख लीजिए तो मामला ऐसा ये, बूढ़ों के नफ्सियात देख लीजिए तो रहमान के जूते देख लीजिए आप। तो मामला यह है कि वो नफ्सियात चाहे जैसे भी है लोगों की हो, तो औरतों के नफ्सियात के साथ साथ मर्द के नफ्सियात, बच्चों के नफ्सियात, बूढ़े के नफ्सियात, हर उम्र के लोगों के नफ्सियात का वो माहिर था वो आदमी। तो इसलिए मुझको लगा कि इनके ऊपर बात होनी चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा किया, और आपके लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है। शुरू में ही आपने फरमा दिया कि जो बुनियादी बात है अमूमन जो लोग करते हैं, और जिससे जब आप कहते रहते हैं तो हम इग्नोर करते हैं कि हम ये सब नहीं करते हैं। आमतौर से लोग तज़्ज़िया कर देते हैं। तज़्ज़िया तो आज गाइड में मिल जाता है, तो उस गाइड की बात नहीं, नयापन। जैसे आज से 50-60 साल पहले आपके वालिद मोहतरम ने उर्दू दुनिया को एक नया अंदाज़ दिया, बहुत नया अंदाज़ दिया कि हम दास्तान को कैसे पढ़ें, हम कदीम अदब को कैसे पढ़ें। ये पढ़ने का अलग अंदाज़, वो चीज़ हमारे शब्बीर साहब के यहाँ है, जिस पर आपको शोहरत मिली है। आपने देखा है कि बेदी ने असातीर कहाँ इस्तेमाल की है, हिंदू असातीर किस तरह से इस्तेमाल किए, पंजाब की जो अपनी ज़मीन है और पंजाब का जो अपना कल्चर है वो किस तरह से, यानी बंगाल का फ़नकार पंजाब को किस तरह से हाईलाइट कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। और असातीर पर जिस तरह से आपने इशारे किए हैं
ये बड़ी बात है। इस लिहाज से शब्बीर अहमद जी, साहब की अहमियत बढ़ जाती है। सतीर का मामला ऐसा है कि देखिए सतीर मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट रहा हमेशा। और मैं जब भी खुद भी अफ़साना लिखता हूँ तो सतीर को बहुत सामने रख कर लिखता हूँ। सतीर वैसे खुद बहुत पावरफुल एक्सप्रेशन का एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर असतीर को सामने रख कर के कहानी लिखेंगे तो असतीर बैठे खुद आपको बता देगा कि मामला इसमें क्या होने वाला है। तो इस बेदी के मैंने असतीर को देखा तो देखिए इनके पास में लाजवंती में आप देखेंगे तो वहाँ राम और रामायण का असतीर मिलेगा आपको गुड। कि सीता और धोबी के बाद की बात तमाम बातें आएंगी वहाँ पे। आपको कोकजली में असतीर मिलेगा। आपको एक वो जो ससुराल चली जा अपनी मैके जाने लगती है, वो अफसाने का नाम क्या है भूल गया हूँ। हाँ जी, यानी इन सब में है। यहाँ हाँ। तक कि मामूली से अफसाना जिसे लोग कहते हैं वो बच्चे का, उसमें भी यह है कि हाँ, देखो दिन में कहानी नहीं सुनाएंगे वरना मामू रास्ता भूल जाएगा। वो जो भोला कहानी में है वो जो है असातीर के कई 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 सतह होती है ना। एक सतह वो है आपने हाईलाइट किया जो अमूमन नहीं करेगा कि मामू का ही जिक्र क्यों आता है। हमारे हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी तहजीब और हमारे हिंदुस्तानी में रामायण महाभारत या इन तमाम चीज़ों में नहीं, ये क़ससुल अंबिया में भी है। ये तमाम चीज़ें मामू का रिश्ता माँ से जुड़ जाता है और माँ और उसका भाई तब मामू बन जाता है। किस्से और कहानी को जो चीज़ है बुनियाद वो तो माँ से ही है। जी, और आपने इस नुक्ते को पकड़ा है इसलिए आप बड़े फनकार हैं। असतीर जो है बेदी के यहाँ पर ये सिर्फ ये नहीं है कि वो हिंदू असातीर उसके मैंने वो चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो या सुनी सुनाई बातें जो आती है हमारे अंदर में जिसको कहते हैं वो लोक कहानियाँ जो हैं, बहुत सारी कहावतें हैं, ये सब तो असातीर का पार्ट है हमारे तहजीब में। तो ये सब तो है ही हैं। साथ साथ उनके उसमें जो है आपका जैन असातीर भी है। आपके वो क्या कहते हैं ग्रीक मैथोलॉजी भी उनके अंदर में मिलता है। हाँ, यस, ग्रीक मैथोलॉजी भी यूनानी असातीर है। हाँ, जो नहीं कोई निकाल सकता कि यूनान को। इस्लामिक असातीर भी उनके यहाँ मिलता है। तो आज मैंने वो मजमून में लिखा भी असातीर के अलग अलग सेट्स जो है उनके यहाँ दिखाई देते हैं और मिसाल के तौर कहाँ कहाँ हवाले हैं उसके साथ में। तो असातीर एक बहुत बड़ा आपने बताया खुद बहुत बड़ा एक वाइड एक बहुत वास्ट एक फील्ड है वो। और कहानी लिखने वालों को जो असातीर का इल्म बहुत ज़रूरी है। देखिए हम आपको कथा कलामरा हम आपको बताएं कि असातीर किस तरह से है। हमारे यहाँ अरबी जानने वाले, फारसी जानने वाले, टैगोर से लेके फारसी का आलिम उसने लिया है और उसी का हमअसर अल्लामा इकबाल भी है। अभी आपने ग्रीक का जिक्र किया यानी यूनान, यही तो चीज़ें यूनान है, मिस्र है, रोम है, जिनके अलग अलग किस्से हैं और हिंदुस्तान है। अल्लामा इकबाल यानी टैगोर का जूनियर अल्लामा इकबाल कहता है कि यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्योंकि ये तमाम असातीर, तमाम क़ससुल अंबिया, तमाम किस्से कहानियाँ यहाँ मुदगम हो गई हैं, एक साथ हो गई हैं, जिसे इस बड़े फनकार ने महसूस किया है और हाईलाइट किया है। तो बेदी की आपकी अपनी राय क्या है बेदी के ताल्लुक से? अरे हम लोग इस काबिल है कि बेदी के बारे में कोई अपनी राय दे। बेदी को जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, जब हर्फ शनासी हम लोगों को आई और अफसाने की तरफ नज़र गई, तो उस ज़माने में जो पढ़ने के काबिल नाम माने जाते थे वो चंद नाम थे। आजकल की तरफ भीड़ थोड़ी थी। प्रेमचंद, करीमचंद, बेदी, असमत चुगताई, फरतुल्लाह हैदर, एक आध नाम ले लीजिए अहमद नदीम कासमी वगैरह का। और बेदी इनमें सबसे मुमताज़ इसलिए थे कि बेदी अपनी ज़बान के खुरदरेपन और उस खुरदरेपन और उसके बातिन में छुपी हुई गहराई और उस गहराई में छुपे हुए हिंदुस्तानी उस असातीर के लिए मशहूर थे वो। और चाहे वो कोकजली हो या एक लिहाज से वो भी जो उनका कहानी है भोला में भी आपने अभी जिक्र किया उसका अपने दुख मुझे दे दो, उसमें भी कहीं कहीं उस सूर का जिक्र आता है। और एक उनकी कहानी जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो कहानी उनकी वो थी जिसमें वो गालिबन जहाज़ के ऊपर हैं और वो चांद की कशिश का जिसमें जिक्र है। चांद हमारा गिरन कहानी थी। क्या ज़बरदस्त कहानियाँ थी ये। आज भी आप
जोगिया, जी लंबी लड़की। आप आज भी आप बेदी को जब पढ़ने बैठिए तो बेदी दूसरे तमाम अफसाना निगारों को महव कर देती है, इधर से उधर खो जाते हैं दूसरे अफसाना निगार। ये बेदी का कमाल है आज भी। और बेदी बड़े मिजाज के तौर से भी बड़े सादा मिजाज के इंसान थे। और उनकी कहानी, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, तारिक शतारी साहब, सगीर इब्राहिम साहब, मोहब्बुल हक साहब, अहमद मुस्तफ़ा साहब और शब्बीर साहब, ये सब जो है वो बेदी के बारे में हम मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आज हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान बड़े और मारूफ और बहुत ही मुस्तनद और मोतबर अफसाना निगार हजरात तशरीफ़ रखते हैं। जनाब सैयद मोहम्मद अशरफ साहब तशरीफ़ रखते हैं, प्रोफेसर तारिक शतारी साहब तशरीफ़ रखते हैं, और प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर मोहब्बुल हक साहब, और बिलखुसूस शब्बीर अहमद साहब जो सरज़मीन बंगाल से तशरीफ़ लाए हैं, और वो अपनी नावल निगारी के तवस्सुस से और उसके हवाले से हिंदुस्तान के अंदर अफसाने की दुनिया में, नावल की दुनिया में एक मोतबर नाम के इस हवाले से पहचाने जाते हैं। और आज उनकी किताब पर जो है वो तबसरा भी होगा, लेकिन उन्होंने बेदी पर जो है वो अपना काम किया, और उन्होंने इस हवाले से हम जानना चाहते हैं कि आपने उनके उसलूब और उनकी जो उसलूब था और उनका जो कहानी लिखने का तरीक़ाकार था, और जो उनकी कहानियों की मानवियत है, जो उनके अफसानों की मानवियत है, तो शब्बीर साहब आप के हम चाहते हैं कि आप इस पर अपना इख्तिसार से इज़हार ख़याल फरमाएं। आपने बात कही अभी उसलूब की बात कही। बेदी का हर फ़नकार का अपना एक उसलूब, तो उसी मेन असर चीज़ होता है। तो बेदी के उसलूब में आमतौर पर ज़बान के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। किसी ने मीम मेक भी निकाला है ऊपर, और किसी ने लेकिन मुझको लगता है कि जिस तरह से अफसाने की ज़बान होनी चाहिए, बेदी के पास वैसी ज़बान बल्कि 2 कदम आगे की ज़बान थी। अगर उनके ज़बान में खुरदरापन भी है तो वो अफसाने का वो तकाज़ा वही था कि खुरदरापन हो। अगर बहुत कहीं कहीं नफासत है तो वो अफसाने का या उसके प्लॉट का या तो वो उसके उन्वानात के तकाज़े थे कि वो उस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाए। और उसलूब जो मामला आता है, इसमें तो ज़बान के अलावा भी मुहावरे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तहज़ीब किस तहज़ीब से ताल्लुक़, चाहे वो पंजाबी तहज़ीब हो, हिंदू तहज़ीब हो, इस्लामिक तहज़ीब हो, वो तमाम मामलात हो उसमें। और असातीर उसमें बहुत बड़ा एक उसलूब में बहुत बड़ा एक उसकी एक तरह से समझिए कि दखल है उसको। अब लंबी लड़की में ही देख लीजिए कि गीता सामने टेबल पर रखा हुआ, उसके और आगे पढ़ा रहे हैं हवा में, और दादी जो बिस्तर मर्ग पर बैठी पड़ी हुई है, और उसको एक ही मामला है, किसी तरह मेरी पोती के हाथ पीले हो जाए। इसलिए नहीं हो पा रहे कि उसका कद लंबा है बहुत। आम रवायत में जो हमारे यहाँ जो एक मेयार समझा जाता है एक बच्चे या औरत के लिए कि मेयार होना चाहिए, उससे कहीं आगे मेयार है उसका, और कद ऊँचा है, शादी नहीं हो पा। लेकिन उसको यही है कि वो मैं उस वक्त अगर मर जाऊँगी तो क्या होगी हालत। तो जिस दिन मालूम हुआ कि हाँ वो खुद है, खुश है, और शादी होने के बारे में मामला नहीं है, शादी होने के बाद भी वो अपने ससुराल में खुश है या नहीं, इसकी खबर वो लेनी चाह रही थी। बहुत दिनों तक खबर नहीं आई उसकी। जिस दिन खबर आई कि हाँ वो ठीक, आकर बताई, खुद उससे मजाक भी कही गए, तू जो अपने हस्बैंड के साथ गई थी तो वो उतने लंबे, फिर बहुत सारी बातें मजाक की बात भी करती है वो। लेकिन जब मालूम होता कि मेरी पोती वेल सेटल्ड है, देखिए फ़ौरन इंतकाल हो जाता है उसका। और गीते का वो पना वो जो है पढ़ने का पढ़ाना, ये उसलूब और ये अंदाज़ जो है, आप असातीर को भी देख लीजिए कि वो वहाँ पर पूरा का पूरा वो गीता है, और वहाँ पर तमाम बहुत सारी चीज़ें उसमें चली आ रही है वो, और गीता बयाते खुद एक असातीरी मामला चले आ रहे हैं वहाँ पे। तो इस तरह के वो बहुत सारे मामलात उनके हैं। अब कोक जली की बात देख लीजिए, अब जैसे सर ने कहा कोक जली की बात, कोक जली में देखिए कि आप उसको फिक्र है कि मेरा बेटा जो है वो गलत लाइन में चला गया। नहीं, वो कोक जली मतलब ये नहीं कि वो एक माँ है जिसको इसकात हो गया, ये लगता है धन्यवाद कि और माँ नहीं बन पाएगी। लेकिन वहाँ तो देख रहे हैं कि कोक जली मतलब है कि एक उम्र रसीदा खातून है और बच्चा जवान है उसका, और वो जो है किसी बहुत मौलिक मर्ज में वो मुब्तला है वो। तो रहमान के जूते को देख लीजिए। रहमान का जूता क्या कि वो
हमारे यहाँ बहुत आम सी बात है कि जूते पर चढ़ जाता है तो हम लोग ये सफ़र कोई बाहर निकलने वाला है, तो वहाँ से वो अफसाना शुरू कर रहा है। लेकिन असल में जूते पर जूते चढ़ने का मतलब वो ले जा रहा है कि इस दुनिया से उस दुनिया का सफ़र। तो दो अलग अलग जहत पर वो सामने रखते हुए वो कहानी को सोचना और उसको डेवलप करके आगे तक ले जाना, और आखिर तक आने के बाद में पढ़ने वाले को लगता है कि हाँ, ये जो आम कहावतें है, जो हमारे यहाँ पर जो मान्यता है, जो कह सकते हैं हम लोग एक तरह से कि जूते पर जूते चढ़ जाने मतलब सफ़र की तैयारी करनी है, तो कौन सा सफ़र, एक शहर से दूसरे शहर जाने का, ना इस दुनिया से उस दुनिया को जाने का। तो ये बेदी ने जो ये मानवीयत निकाली है उसमें, उस हवाले से, एक बूढ़े के हवाले से, और वो भी जा रहा है मिलने, अपनी बेटी से मिलने जा रहा है, और रास्ते की कैफियत देख लीजिए, ट्रेन में कुछ हो रहा है, ऐसा लगता है कि आज का माहौल हमारे सामने में, करप्शन भी सामने आ रही है और चीज़ सामने आ रहे हैं उस मामूली से अफसाने में। तो इतने सारे शेड सामने आ जाते हैं, तो ऐसे अफसानेगार कहाँ मिलते हैं आजकल हमारे। शब्बीर साहब, आपने आपकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा हुआ कि आपने बहुत ही तामुक के साथ बेदी के अफसानवी अदब का मुताला किया।